अमेरिका ने आज साबित कर दिया है कि वो इजराइल का सच्चा दोस्त है। एक बड़ी खबर रॉयटर्स और दी वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि अमेरिका ने इजराइल को जंग के लिए बम और दीगर हथियार भेजने का फैसला किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक तरफ जहां जंगबंदी के लिए इजराइल पर जोर दे रहा है, तो वहीं इसी बीच अमेरिका इजराइल को और ज्यादा बम और दूसरे किस्म के हथियार भेजने की तैयारी भी कर रहा है। अमेरिका ने कहा कि वो जुनूबी रफा में जमीनी हमले के मंसूबे की मुखालिफत करता है, जहां गजा एनक्लेव की आधी से ज्यादा बेघर आबादी पनाह लिए हुए है। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने नामालूम अमेरिकी अफसरान के हवाले से दी गई रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका की तरफ से भेजे जाने वाले असला में MK-82 500 पाउंड बॉम्ब्स एंड KMU 572 जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशंस शामिल हैं। अमेरिका मजीद FMU 139 बम फ्यूज भेजने पर गौर कर रहा है, जिसकी कुल खेप की कीमत दसियों लाख डॉलर होने की उम्मीद है, जिसकी अदायगी इजराइल को अमेरिकी फौजी इमदाद से की जाएगी। रिपोर्ट में यरूशलेम में अमेरिकी एम्बेसी की तरफ से तैयार किए गए हथियार की डिलीवरी के जायजे का हवाला देते हुए कहा गया कि इजरायली हुकूमत ने जारी और उभरते इलाकाई खतरों के खिलाफ इजराइल के तहफ्फुज के लिए इन चीजों के तेजी से हुसूल की दरख्वास्त की है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इंतजामिया ने अब तक 2 बार जंग के बीच इजराइल को फौरन बम और दीगर हथियार भेजने के लिए कांग्रेस की अनदेखी की है, जिसमें 28,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों, ज्यादातर बच्चों और खवातीन की मौत हो गई है और हजारों से अधिक जख्मी या लापता हो गए हैं। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में जंग शुरू होने के बाद से अमेरिका ने इजराइल को लगभग 21,000 प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशंस भेजे थे। इसमें कहा गया है कि बचे हुए हथियार गजा पर 19 हफ्तों तक बमबारी करने के लिए काफी हैं। लेकिन अगर इजराइल ने लेबनान पर भी मुकम्मल हमला शुरू कर दिया तो ये तादाद कम हो जाएगी, जहां वो हिजबुल्लाह के साथ सरहद पर लड़ाई में लगा हुआ है। एक तरफ बाइडेन की तरफ से नेतन्याहू पर जंगबंदी के लिए दबाव बनाना और दूसरी तरफ इजराइल को बम भेजना, ये दोनों बातें बाइडेन के दोगलेपन को दिखाती है। क्योंकि अगर अमेरिका का मकसद गजा में जंग रुकवाना होता तो फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस की तरफ से पेश की गई तजवीज को उसने कबूल कर लिया होता और इजराइल पर पूरी शिद्दत से दबाव बनाया होता। लेकिन बाइडेन एक दोहरा खेल खेल रहा है। वो दुनिया को दिखा रहा है कि वो इजराइल पर सीज फायर के लिए दबाव तो बना रहे हैं, लेकिन कई बार इजराइल के खिलाफ लाई गई तजवीज को वीटो भी कर चुका है। अमेरिका की इसी दोगली पॉलिसी के चलते नेतन्याहू की जालिमाना कार्रवाई गजा में जारी है। यही वजह है कि नेतन्याहू का वॉर कैबिनेट से एक बड़ा बयान सामने आया है। इजरायली वॉर कैबिनेट के वजीर बेनी गेट्स ने कहा कि अगर हमास ने बचे हुए इजरायली कैदियों को रिहा नहीं किया तो गजा जंग मुसलमानों के मुकद्दस महीने रमजान में भी जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज एक वीडियो पैगाम के जरिए गेट्स ने कहा कि आग रमजान के पूरे महीने भी जारी रह सकती है। बेनी गेट्स का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका की तरफ से इजराइल को हथियार भेजने की तैयारी हो रही है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि अमेरिका और इजराइल का मंसूबा इस जंग को लंबे वक्त तक जारी रखने का है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज इजराइल ने एक बड़ा हमला रफा के सबसे बड़े नासिर अस्पताल पर किया। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक रफा में मौजूद नासिर अस्पताल में कम से कम 120 मरीज और 5 मेडिकल टीमें पानी, खाना और बिजली के बिना फंसी हुई है। इजरायली फौज ने कहा कि उसके फौजी जुमेरात को अस्पताल में दाखिल हुए। इजरायली फौजी दावा करते हुए अस्पताल में घुसी कि उसे काबिले एतमाद इंटेलिजेंस से मालूमात फराहम की गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तर्जुमान तारिक जैसारेविक ने जुम्मे को इस ऑपरेशन की मजम्मत करते हुए कहा, अस्पताल को और ज्यादा नुकसान पहुँचाने का मतलब है और ज्यादा जिंदगियां खोना। मरीज, हेल्थ केयर वर्कर्स और शहरी जो अस्पतालों में पनाह ले रहे हैं वो हिफाजत के मुस्तहक हैं, न कि इलाज के मकाम पर दफनाने के। इन सब बातों से जाहिर होता है कि अमेरिका को अपना जो सख्त रवैया इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए वो नहीं कर रहा है और शायद यही वजह है कि पूरा अरब मुमालिक भी खामोश है। गजा में हर रोज मासूम बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। इजरायली फौज की कार्रवाई की वजह से फिलिस्तीनियों तक इंसानी इमदाद पहुंचना मुश्किल हो गया है। अस्पतालों में इलाज और दवाओं की कमी की वजह से मरीज दम तोड़ रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद अमेरिका का इजराइल को हथियार भेजना इंतहाई शर्मनाक है। उत्तराखंड में हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में एक मदरसे को गिराए जाने के बाद पूरे इलाके में 8 फरवरी को फसाद भड़क उठा था। इस फसाद में 5 लोग मारे गए थे, लेकिन इसके एक दिन बाद एक और लाश बरामद हुई है।
इस लाश को लेकर कहा जा रहा था कि फसाद के दौरान किसी अनजान ने इसका कत्ल कर दिया होगा। हालांकि अब लाश को लेकर पुलिस ने कहा कि फसाद से इस लाश का कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस ने इस मामले में एक कांस्टेबल को अरेस्ट किया। उन्होंने बताया कि तफ्तीश से पता चला है कि बिहार के भोजपुर जिले के सिंघा गांव के रहने वाले प्रकाश कुमार सिंह का बीरेंद्र नाम के कांस्टेबल और उसके साथियों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने यह भी बताया कि बीरेंद्र और उसके साथियों को 15 फरवरी को अरेस्ट किया गया था और उनके पास से कत्ल में इस्तेमाल हथियार, एक पिस्तौल और 4 कारतूस बरामद भी किए गए। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मजलूम का मुबैना तौर पर कांस्टेबल की बीवी के साथ मुआशका चल रहा था। उसने उसका फहाश वीडियो बना लिया था और उसे ब्लैकमेल कर रहा था। हालांकि इस मामले में नैनीताल के एसएसपी ने कहा कि शव फसाद के सेंटर से 2 से 3 किलोमीटर दूर पाया गया था और ये एक अलग मामला हो सकता है। बताते चले कि मुलजिम कांस्टेबल ने पुलिस को उलझन में डालकर मुसलमानों को फंसाने के लिए हल्द्वानी फसाद का वक्त चुना और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर प्रकाश कुमार सिंह को गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया। हल्द्वानी में मौजूद बनभूलपुरा फसाद में मुस्लिम बाप बेटे अब्दुल मलिक और अब्दुल मोहित के घरों को जुमे के दिन अफसरान ने कुर्क कर दिया। इन्हें दामी मुहिम के तहत मुबैना तौर पर मदरसा गिराए जाने के बाद हल्द्वानी के बनभूलपुरा में फसाद भड़काने के 1 हफ्ते के बाद ये बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने जुमे को मेरठ से 4 बम जब्त किए और एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान जावेद शेख और इमराना की शक्ल में हुई है, जो मुजफ्फरनगर के बंतीखेड़ा के रहने वाले हैं। पुलिस ने कहा कि शेख मुबैना तौर पर इमराना के लिए बम बना रहा था। इमराना ने मुबैना तौर पर उसे 10,000 रुपए की पेशगी रकम दी थी। शेख के पास बारूद से भरी 4 बोतलें, लोहे के छोटे टुकड़े और प्लास्टर ऑफ पेरिस बरामद हुए। मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। कांग्रेस के बड़े लीडर कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। वो अपने मेंबर पार्लियामेंट बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से एमपी नकुलनाथ के सोशल मीडिया प्रोफाइल से पार्टी का नाम और लोगो भी गायब हो गया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को ईडी की दरख्वास्त मामले में अदालत से मोहलत दे दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 16 मार्च को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। बता दें कि आज सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल वर्चुअली अदालत में पेश हुए। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने पीपीबीएल को 29 फरवरी से शुरू होने वाले लेन देन पर लगी रोक को 15 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। इसका ये मतलब है कि पीपीबीएल 15 मार्च तक ग्राहकों के खातों में जमा टॉप अप और क्रेडिट लेन देन कर सकता है। दरअसल 31 जनवरी को आरबीआई ने पीपीबीएल पर कुछ गैर जाब्तों की वजह से लेन देन पर रोक लगा दी थी। हाल ही में मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक मामले में फेमा की खिलाफ वर्जी का कोई सबूत नहीं मिला है। ये जानकारी ईडी के जराये के जरिए दी गई है। जराये के मुताबिक ईडी ने पीबीएल के अफसरों से पूछताछ की थी और दस्तावेजों की तफ्तीश की थी, लेकिन उन्हें फेमा की खिलाफवर्जी का कोई भी सबूत नहीं मिला। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सरबराह अलका लांबा इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भरपूर ताउन देते हुए नारी न्याय पर काम करती नजर आ रही हैं, जिसमें वो जिला स्तर पर जाकर खवातीन के हक और उनको इंसाफ मिले इस पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। तो तहजीब टीवी के चैनल हेड रिजवान खान ने उनसे इस बारे में खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा कामयाब यात्रा रही राहुल गांधी जी की, और उसके बाद अब भारत न्याय यात्रा जो महिलाओं पर केंद्रित है खास तौर पर, तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी भी बड़ी, क्योंकि आप भी महिला न्याय पर जिला में जाकर गांव-गांव में जाकर कनेक्ट कर रही हैं महिलाओं से। तो इन सब का कितना फ़र्क 2024 के लोकसभा इलेक्शन पर पड़ेगा आपको लगता है, या आपका मैं पर्सनल ओपिनियन जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं कह रही हूँ 10 जनवरी को मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, अभी कुछ दिन हुए हैं। मैं ये कहूँ कि सारा बदलाव मैं अकेली अपने दम पर ले आऊँगी, कुछ दिनों में ले आऊँगी, ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, जो प्रयास पिछले 10 साल से, एक दशक से राहुल गांधी जी के हों, महिला आरक्षण कानून को लेकर हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी पूर्व अध्यक्ष उनके हों, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ उत्तर प्रदेश में 150 बहनों को चुनावी मैदान में उतारना, ये प्रियंका गांधी जी की सोच है, जो काम करके वहां पर हमारी जमीन को मजबूत करके आई है। महिलाओं में हिम्मत है, जो 150 बहनें विधानसभा लड़ी हैं, वो लोकसभा की टिकट की दावेदार है। वो घर नहीं गई, वो मैदान में थी, हैं और लड़ेंगी। राहुल गांधी जी का नारी न्याय का जो नारे के साथ ये यात्रा अब चल रही है पूरे देश में, महिलाओं से पूर्व से पश्चिम में पूरे महिलाओं वहां पर अधिक जुड़ रही हैं। अपनी बात को उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ही कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। सो इन सबको अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल स्वाभाविक मुझे लगता है
कि हमारे शीर्ष नेतृत्व के जो 10 साल के प्रयास रहे वो 24 में आपको मिलते हुए, प्रयासों का जो फल है वो मिलते हुए दिखेगा। और हमारा भी बूंद बूंद उसमें योगदान जो हम कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, वो मैं कर रही हूँ। हर साल की तरह इस साल भी आलमी किताब मेला प्रगति मैदान में जोरों शोरों से चल रहा है। इस किताब मेले में जहां इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत के अलग अलग स्टॉल लगे हैं, वहीं उर्दू किताबों के लिए भी अलग स्टॉल लगाए हुए हैं। उर्दू पब्लिशर ने उर्दू से दिलचस्पी रखने वालों को अपनी तरफ खींचने के लिए खास इंतजाम रखे हैं। उर्दू को फरोग देने वालों में एक अहम नाम है रहमान का। वो आलमी उर्दू ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। उर्दू को घर घर और आम लोगों तक पहुंचाने के लिए वो तरह तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। आलमी किताब मेले में भी उर्दू को फरोग देने के लिए और उर्दू में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए अनोखे प्रोग्राम करवा रही हैं। तो तहजीब टीवी के चैनल हेड रिजवान खान ने उनसे मुलाकात की और उर्दू को लेकर उनके जज्बे और शौक के बारे में गुफ्तगू की। तो इस वक्त दिल्ली के प्रगति मैदान में उर्दू बुक फेयर भी चल रहा है, वर्ल्ड बुक फेयर के साथ साथ, जिसमें ख़ासा भीड़ देखी जा रही है। लेकिन यहाँ पर हमें एक बहुत ही मशहूर शख्सियत हिंदुस्तान की, अब्दुल रहमान साहब, जिनका एक स्टॉल लगा है, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने नाजरीन से आपको मिलवाना चाहते हैं क्योंकि बहुत कम लोग आपके बारे में जानते हैं कि उर्दू के लिए जो खिदमात आपकी हैं वो बहुत कोई भुला नहीं सकता। आप इस फेस्टिवल का हिस्सा बने हैं, आपने अपने स्टॉल को यहाँ पर लगाया, कैसी रौनक है पहले तो इसके बारे में जानना चाहते हैं, और किस तरह से इसको बार बार होना चाहिए, दिल्ली में नहीं बल्कि मयारी पैमाने पर भी, और हम देखें अगर आलमी सतह पर किस तरह से होना चाहिए। देखिए, किताब जो है, मैं समझता हूँ कि किताब से बेहतर रफ़ीक नहीं है इंसान का कोई। इस वक्त भी लंदन में एक किताब मेला चल रहा है और बम्बई में कल से शुरू होगा। बुनियादी तौर पर मैं उर्दू लवर हूँ, उर्दू मेरी मादी ज़बान है और उर्दू से मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। यानी माँ के बाद अगर किसी से मोहब्बत की है तो वो उर्दू से की है। अब्दुल रहमान साहब, उर्दू की खिदमत को लेकर अगर बात की जाए तो इससे ही साबित होता है कि महंगी महंगी जो उर्दू की किताबें आती हैं उसको बहुत सस्ते दामों में यहाँ पर करके बेचते हैं। बेचना मकसद नहीं है, लेकिन मकसद है उर्दू को फ़रोग़ देना। ये आइडिया कब से आया आपको? 2013 में एक मीटिंग सी मैंने की थी, कुछ उर्दू के राइटर्स भी थे और उसमें पब्लिशर्स भी थे। तो जो सबसे ज़्यादा जो मौजू ज़ेर बहस रहा वो ये था कि उर्दू की रीडरशिप कम हो गई है। तो ये प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना उर्दू की किताबें शाया की जाएं और वो इतनी कम कीमत हों कि हर शख्स उनको ख़रीद सके। और इस मकसद के लिए मैंने खुसूसी तौर पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराई, आलमी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और ये किताबें छापी। मैंने 1 लाख किताबें छापी, जिसमें अदब की किताबें भी थीं, तनक़ीद की किताबें भी थीं, वो भी किताबें थीं जो जिनकी ज़रूरत तलबा को पड़ती है ज़्यादातर। और एक चीज़ जिसका इहिया किया, रिवाइवल किया, वो थी पॉकेट बुक। मेरा मकसद किताब को बेचना नहीं होता कि वो छोटा मोटा जो भी अमाउंट आ सकता है उसके फ़रोग़ से वो भी आए। और यहाँ ये स्टॉल उस मकसद से लिया गया कि स्कूल के बच्चे, तलबा, टीचर्स, अगर स्कूल टीचर है कोई तो उनसे मैं कीमत भी नहीं मांगता, उनको मुफ्त किताबें दे दी जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके काम रहे हैं बेशुमार, वो तो हिंदुस्तान पूरा जानता भी है, यहाँ तक कि आलमी सतह पर लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन अब जाने से पहले हम आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे कि और किस तरह के उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए काम किए जाने चाहिए या बाकी हैं अभी? देखिए, सबसे बड़ा ज़रिया तो किताब ही है। तालीम भी मैं समझता हूँ कि उसके बाद ही आती है, जहाँ तक सिर्फ उर्दू पढ़ने पढ़ाने का ताल्लुक़ है, क्योंकि जिस शख्स को शौक़ होता है पढ़ने का वो किसी न किसी तरह सीख ही लेता है ज़बान को। और किताबें लिखी जाएं, किताबें छपें, वो पढ़ी जाएं, इससे बेहतर तरीक़ा ज़बान के फ़रोग़ का और कोई नहीं होता। बाकी जितनी सरगर्मियाँ हैं वो सानवी हैसियत रखती हैं, लेकिन किताब छपे, किताब पढ़ी जाए, वो सबसे बड़ा ज़रिया है। और वो जब तक दम में दम है मैं तो वो काम करता ही रहूँगा। लेकिन वो दूसरी जो सरगर्मियाँ होती हैं उनमें से बाज़ इतनी दिलचस्प हैं और ऐसी रिवायात हैं उनके से वाबस्ता, जैसे मुशायरा, कि ये भी साथ साथ जारी रहें ताकि लोगों की दिलचस्पी, जो गैर उर्दू तबका है उसकी उर्दू से बहुत दिलचस्पी पैदा हो गई है, और वो उसकी सबसे बड़ी वजह सबब मुशायरा ही है। और आज ही यहाँ इस वर्ल्ड बुक फेयर में, आलमी किताब मेले में, लेखक मंच पर एक हमारा उर्दू हिंदी
का एक मुशायरा है, क्योंकि अभी पिछले दिनों मैंने एक नई तहरीक ये शुरू की है कि उर्दू हिंदी को एक दूसरे के करीब लाया जाए, ताकि दोनों तरफ से जो तासुबात हैं, लिसानी तासुबात ज़बान से मुताल्लिक, वो ख़त्म हों। और मुझे देखकर बड़ी, और आपको बताते हुए खुशी भी हो रही है कि लोगों के जहन से, हिंदी वालों के जहन से उर्दू के मुताल्लिक तासुबात जो थे वो धुल रहे हैं, कम हो रहे हैं, और यही हाल उधर भी है। तो आज वो मुशायरा भी है, तो ये सरगर्मियाँ भी जारी रहना बहुत ज़रूरी है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। दिल्ली के प्रगति मैदान में मैं इस वक्त मौजूद हूं और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अंजना सिंह सेंगर, जो एक कवि हैं और गज़लें लिखती हैं। मैडम, आज यहाँ पर आप आई हैं इस एग्जीबिशन में प्रगति मैदान में। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है यहाँ पर जो जनरेशन है, किताबों की एक दुनिया कह लीजिए इसको, छोटी सी, एक हफ़्ते के लिए जो यहाँ लगती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो किताबें यहाँ लगी हुई हैं, लोग आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं चैनल देखने वालों को नमस्कार करती हूँ, आदाब। यहाँ पर चूँकि हम लोग तो लेखक हैं, कवि हैं, तो हम लोगों के लिए तो किताबों की दुनिया ही सब कुछ है। अब आप जैसे कि मेरे बारे में आपको पता ही है कि मैंने किताबों के लिए, साहित्य लेखन के लिए ही एक बड़ी नौकरी छोड़ दी है, जिस नौकरी के लिए लोग परेशान रहते हैं, और आज के दिनों में जो मारामारी मची हुई है उसे मैं छोड़कर इस साहित्य प्रेम के लिए इस दुनिया में आई हूँ। तो निश्चित रूप से मेरे लिए तो ये देखना ही बहुत ही खुशी मिलती है मुझे, ये देखकर इतनी किताबें, ये मेरी दुनिया है जी। आप गज़ल लिखती हैं और गज़लों के हवाले से, जैसे आपने अभी अपनी किताब लिखी थी अगर तुम मुझसे कह देते, तो काफ़ी मतलब ये फेमस हुई, काफ़ी मशहूर हुई, लोगों ने पसंद भी की ये किताब आपकी, काफ़ी हमने यहाँ देखी भी। अब जो आगे आपकी आने वाली किताब है वो कौन सी किताब है आपकी, जो गज़लों का जो? देखिए, गज़ल कहना मैंने अलीगढ़ में सीखा है, और बहुत रिसेंटली, मैंने बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए सीखे हुए। मूल रूप से तो मैं हिंदी की कवयित्री थी और मैं छंदों पर काम करती थी, जो हिंदी के छंद जो विलुप्त हो रहे थे उन पर। तो जब मैंने ये मुशायरे मंच किए तो मुझे उर्दू के प्रति एक लगाव पैदा हुआ और मैंने सीखी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने 6 दिन में उर्दू लिपि लिखना और पढ़ना दोनों सीखा। 6 दिन में? मात्र 6 दिन में। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। और इसके अलावा फिर गज़लें कहना, बहुत हिंदी और उर्दू जब मिक्स हो जाता है तो ये दोनों लैंग्वेज जब मिक्स होती हैं तो एक बहुत ही सुंदर भाषा बनती है। तो और उसमें अगर गज़लें कही जाएं तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर बनती हैं। तो मैंने उसी तरह की गज़लें लिखी हैं, इसीलिए लोग शायद मेरी गज़लों को बहुत पसंद करते हैं। और अगर तुम मुझसे कह देते काफ़ी फेमस भी हुई है और इसको फिराक गोरखपुरी अवार्ड भी मिला है। अब जो आने वाली किताब है मेरी यादों की रियासत, तो जो मेरा एक शेर है कि मैं यादों की रियासत में अकेली, मैं यादों की रियासत में अकेली जी रही हूँ अब, मेरी छोटी सी दुनिया को बहुत कर दी बड़ी उसने। तो ये उसी का एक टुकड़ा है, यादों की रियासत। मुमकिन नहीं जो आज वो कल लिख के जाऊंगी, मुमकिन नहीं जो आज वो कल लिख के जाऊंगी, मैं वक्त की जबी पे गज़ल लिख के जाऊंगी। इस उर्दू मेले में एक और बहुत खास शख्सियत से बातचीत हुई और वो हैं उमादा अक ओम स्वामी जी, जिनकी पहली किताब लॉन्च हुई महंगी कविता के नाम से। हमारे चैनल हेड रिजवान खान ने ओम स्वामी जी से भी इस बारे में बातचीत की। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड बुक फेयर चल रहा है और यहाँ पर मुख्तलिफ लाखों किताबें मौजूद हैं, जिसको देखने के लिए सयाह भी और दिल्ली से भी और दिल्ली के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक बहुत ही मशहूर शख्सियत मौजूद हैं, ओम स्वामी के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही मशहूर हैं अपने बयानों के लिए, अपनी स्पीच के लिए। लिटरेचर की दुनिया में मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी या वेलनेस की बात करें तो पता नहीं कितने मौजू पर आप बोलते हैं और लोग आपको सुनते हैं, लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, दुनिया भर में। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा कि आपसे यहाँ मुलाकात हो गई, क्योंकि आपकी भी पहली किताब लॉन्च हुई है जिसको वाणी ने पब्लिश किया है, और महंगी कविता। ये बात आपको बता दूं कि महंगी कविता इनकी किताब का नाम है और वाकई सबसे महंगी किताब है अब तक की, 25,000 रुपये की। तो क्या वजह है जो आपने इतनी महंगी किताब रखी है? दरअसल मुझे लगता है सबसे महंगी चीज़ किताब ही होनी चाहिए। ये कुछ इस देश का और इस दुनिया का दुर्भाग्य है कि यहाँ जूते किताबों से ज़्यादा महंगे हैं, इत्र किताबों से ज़्यादा महंगे हैं, आपके कपड़े किताबों से ज़्यादा महंगे हैं,
फ़ोन और खाना और होटल के कमरे किताबों से ज़्यादा महंगे हैं। कोई नहीं पूछ रहा है कि मैं दिल्ली अभी आया हूँ और मैंने दिल्ली के होटल में मैंने ताज के लिए मैंने कमरा बुक करने के लिए फ़ोन किया, तो वो 1.5 लाख रुपए पर नाइट पे कमरा था। एक रात सोना है और निकल जाना है, लेकिन वो भी सोल्ड आउट। तो जिस देश में 1.5 लाख रुपयों में एक रात आप सोते हैं किसी कमरे में जा कर के, 50-50 हज़ार रुपयों के आप जूते खरीदते हैं और साल भर के अंदर फेंक देते हैं, शायद उतना भी नहीं पहनते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे देश में या ऐसे समाज में, मैं भारत की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूरोप अमेरिका में तो थोड़ी कद्र है, लेकिन बाकी जो एशिया का जो बड़ा हिस्सा इधर हमारे हिंदी उर्दू वाला क्षेत्र है, यहाँ पर लोग विचारों को मुफ्त में पाना चाहते हैं, अनुभव मुफ्त में पाना चाहते हैं, फिर उसकी कद्र भी नहीं करते हैं। तो वस्तुतः इस किताब को इतनी वैल्यू देने के पीछे मेरा जो मकसद है वो ये बताना कतई नहीं है कि मैं बहुत महंगा कवि हूँ। मेरे बताने का मतलब है कि मैं जिस भाषा में लिखता हूँ, जिसमें सोचता हूँ, जिसमें अपने को अभिव्यक्त करता हूँ, ये महंगा भी है और ये अपनी तरह का एक वैभव भी है, लग्जरी भी है। तो जो लग्जरी अफोर्ड कर सकता है वो करेगा, जो नहीं कर सकता है वो EMI पे करेगा। जी, ये भी बताना भूल गए कि EMI पर भी अवेलेबल है। तो सबसे महंगी किताब और पहली किताब जो EMI पर भी दस्तयाब है, आप ले सकते हैं। अच्छा, एक ख़ास बात और है इस किताब की कि ये हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, यानी गंगा जमनी तहज़ीब को प्रमोट करती है किताब। ऑब्वियसली इसको मैंने इसको कहा ये कि हिंदुस्तानी भाषा के नाम ये समर्पित है ये किताब। और हिंदुस्तानी ज़बान जब हम बोलते हैं, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं, इसमें हिंदी उर्दू आपस में मिली जुली है। और ऐसे हम कमोबेश कहें तो हम लोग उर्दू में ही लगभग बोलते हैं। और उर्दू को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या पिछले कुछ 30, 40, 50 सालों में भारत में आई है कि मुसलमानों को ऐसा लगने लगा कि ये उनकी अपनी ज़बान है और हिंदुओं को ऐसा लगने लगा कि ये उनकी ज़बान है। तो ये अपना परायापन बहुत आ गया, जबकि ये ज़बान हमारी ही थी। इसी ज़मीन में पैदा हुई, अरब में नहीं पैदा हुई, ईरान में नहीं पैदा हुई, तुर्की में नहीं पैदा हुई। उर्दू केवल हिंदुस्तान में और खालिस हिंदुस्तान में पैदा हुई है। बाकी ज़बानों के साथ आप कह सकते हैं यहाँ से वहाँ से आई हुई है, पर उर्दू नहीं। दूसरा, मैं हिंदुस्तान को ही अपने आप में उर्दू मानता हूँ, मिला जुला मानता हूँ। अगर आप हिंदुस्तान से इस मिले जुलेपन को हटा देते हैं तो फिर हिंदुस्तान कुछ रह नहीं जाता। तो उस हिंदुस्तान को जिसमें मिला जुलापन है, जिसमें साथ रहने की भावना है, जिसमें यारी जो है वो जाति और मजहब से नहीं होती, इंसान के किरदार से होती, मैं उस वाले हिंदुस्तान को चाहता भी हूँ और ये मुस्तक़बिल में भी ये उम्मीद करता हूँ कि वो हिंदुस्तान बना रहे। इसलिए भी इस किताब की जो ज़बान है वो हिंदुस्तानी रखी है। इसलिए मैं हमेशा किताबों को प्रेफर करता हूँ, न केवल मेरी किताब, मेरी तो पहली किताब है, लेकिन मैंने आज तक हज़ारों किताबें ख़रीदी हैं और इसीलिए ख़रीदी हैं क्योंकि मुझे किताबों से इश्क है और मैं चाहता हूँ दूसरों को भी इसका आशिक होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, जाते जाते आपने बहुत एक अच्छी बात कह दी कि किताबों से इश्क होना ये बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। मोबाइल से इश्क दूर कर दें, किताबों से इश्क होना। और हमारी दुआ भी है कि आपने जो पहली किताब आपकी आई है बहुत ज़्यादा कामयाब हो। आपकी किताब को जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको माशाल्लाह बहुत कामयाबी मिली है, वैसे ही इस किताब को भी कामयाबी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें तहज़ीब TV। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।